हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। मेरे प्यार बच्चों, आप देख सकते हो कि आप 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपका सपना है मेरे प्यार बच्चों 95% लाने का। तो आप कैसे लाओगे? और आपको मालूम है कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? वो होता है आप लोगों का 70 नंबर का। और 70 नंबर में अगर हम बात करें तो 20 नंबर आता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर 20 में 20 नंबर लाना चाहते हो तो आज की इस क्लास में जो मैं 50 इंपोर्टेंट पूरे के पूरे किताब का प्रश्न बताने वाला हूं। पूरे के पूरे किताब का मैं लिया गया हूं यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न। अगर 50 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सामाजिक विज्ञान में बहुविकल्पीय में 20 नंबर करके आने वाले हो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है। आप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। किस नाम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये लोगो आप देख रहे हो, यह है टॉपर वाले के नाम से, यूपी बोर्ड का नया सवेरा। ठीक है, तो टॉपर वाले के नाम से प्ले स्टोर पे जब सर्च करोगे तो यह लोगो देखने को आप लोगों को मिलेगा। और इस ऐप में मैं जितने भी यहाँ पे आप लोगों को पीपीटी पढ़ाऊंगा, पीडीएफ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिलने वाला है। अगर इसका पीडीएफ जो अभी 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसका अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप जाके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और आप देख सकते हो पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और पहला ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है। पहला प्रश्न आप देखिए क्या है यहाँ पे। प्रश्न संख्या पहला बोला है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम किस देश से हुआ। मतलब राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश से हुआ था आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, जिसमें से पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है आप लोगों का इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। अगर इस प्रश्न की अगर हम बात करें, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है मेरे प्यारों, इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कहां से, फ्रांस देश से। ठीक है, फ्रांस देश से। तो पहले का क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। जितने बच्चे ने ऑप्शन सी पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि फ्रांस की क्रांति हुई। अभी हमने पहला प्रश्न बताया था कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, फ्रांस से। अब यह पूछा कि फ्रांस की क्रांति हुई किस सन में, क्रांति हुई यह पूछा है। और ऑप्शन पहला है 1788 और ऑप्शन दूसरा है 1789, ऑप्शन सी है 1790 और ऑप्शन डी है 1787। जल्दी से कमेंट करके बताइए। यह भी प्रश्न अगर हम बात करें, यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। इस पे आप डबल स्टार बना लीजिए, इस वाले प्रश्न पे आप लोगों को डबल स्टार बनाते चलना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस की क्रांति हुआ था किस सन में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में। किस सन में, 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या है उसको ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था यह बताना है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले जी, बी वाला है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है यहाँ पे महात्मा गांधी। जल्दी से बताइए मेरे प्यारों, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो किसने किया था, तो उसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कब, किस सन में, तो आप लिख सकते हो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। कहां पर, मुंबई में। ठीक है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी। किस सन में किए थे, 8 अगस्त 1942 में। कहां पे किए थे, मुंबई में, लिख लीजिए मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा टॉपिक बताते हुए चल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा। तो देखिए एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके बता दिया। तो जितने बच्चे ने ऑप्शन डी वाला पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है
कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पेपर में आता है मेरे प्यारे बच्चों, हर साल। मैं कह रहा हूं आप लोगों को ना कि 50 बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप एसएसटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 20 नंबर करके आने वाले हो, इस बात की गारंटी है। समझ लीजिए, बस 50 प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। अब यहां पे बोला है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी है 1921 और ऑप्शन डी है 1922 और ऑप्शन डी जो है 1925। चार ऑप्शन है, बताना है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। देखिए, ये चौरी चौरा बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। तो आप इसमें देखिए बिल्कुल सिमिलर कौन सा अंक दिख रहा है, तो आप देखिए 2 और 2, यह ट्रिक बना लीजिए कि चौरी चौरा जब भी पूछेगा तो इसका मान 2, इसका मान 2, मतलब सन 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5वें की तरफ। प्रश्न संख्या 5वां है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं कौन है। ऑप्शन ए सरदार पटेल जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जो है वो सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यार बच्चों कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक की अगर बात करें हम तो वह है आपके महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। दिख रहा है? बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। चलिए और आगे अगर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देख लीजिए, यह है प्रश्न संख्या 6 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है कि करो या मरो का नारा किसका था। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि करो या मरो का नारा किसका था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद जी, ऑप्शन सी है भगत सिंह जी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो सबको मालूम है कौन? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7वां है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। बहुत प्यारा प्रश्न है जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यह प्रश्न है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, वापस कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। और ऑप्शन ए है सन 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1915 और ऑप्शन सी है 1918 और ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, किस सन में। तो ऑप्शन नंबर बी सन 1915 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7 में का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, कि वंदे मातरम गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको आईएमपी लगा देना है। वैसे सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे के पूरे किताब का मैंने टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया, आप समझ सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि एग्जाम में सीधा लड़े। समझ लीजिए, अगर ये 50 प्रश्न तैयार है तो मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को कि 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का तैयार है। तो प्रश्न क्या है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा कि महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। प्रश्न संख्या 8 में का क्वेश्चन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यार बच्चों, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इस प्रश्न को। और प्रश्न संख्या 9 क्या है इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 13 अप्रैल, क्या बोला है, 13 अप्रैल सन 1919 किस घटना से संबंधित है। मतलब 13 अप्रैल सन 1919 को कौन सी घटना घटी थी। और यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक करके मैं सारा ऑप्शन पढ़ता हूं। देखिए पहला ऑप्शन है
सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। ऑप्शन बी यहाँ पे साइमन कमीशन का भारत आगमन। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत। और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है जलियांवाला बाग की हत्याकांड। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो होगा 13 अप्रैल सन 1919 को कौन सी घटना घटी थी? तो मेरे प्यारों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या 10वां है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी किस वर्ष में आई थी? ठीक है, ऑप्शन पहला है सन 1919। और इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न पे आप ट्रिपल स्टार बनाइए, मतलब इसको लिख लीजिए कि यह प्रश्न 100% आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि हर साल आता, आप जाके प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हो। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 को कि 1924 को कि 1929 ईस्वी को कि 1934? तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों सन 1929 ईस्वी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय जो कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जिनेवा, और ऑप्शन सी जो है वो न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी जो है वो है आपका ऑस्ट्रिया। तो अगर आपके पास इस प्रश्न का जवाब है, आप इसका अगर करेक्ट आंसर जानते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वह है आपका न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है यहां पे कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह प्रश्न इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस प्रश्न को मैंने कहां से लिया हुआ है? तो विद्या के क्वेश्चन बैंक से। अगर क्वेश्चन बैंक की बात करें तो बहुत सारे बच्चे बच्चे क्या 90% बच्चे क्वेश्चन बैंक लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन बैंक की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा हमको लगता है विद्या का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो अगर आप 2027 बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ के लाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हो, तो विद्या का क्वेश्चन बैंक ला सकते हो, क्योंकि ये दोनों प्रश्न मैंने वहीं से लिया हुआ है। ये दोनों प्रश्न 10 सालों से लगातार प्रश्न ये आ रहे हैं, समझ लीजिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन के बैंक में रहता है। तो ये है उसका लोगो। ऐसे ही जाओगे मार्केट में किसी शॉप पे जाओगे, ये इसी तरह इसका फ्रंट पेज होता है, यहाँ पे विद्या क्वेश्चन बैंक लिखा होता है। 2027 का लेना, पुराना वाला नहीं, 2027 वाला लेना। क्लियर है? चलिए, तो बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1945, 1920 कि 1942 कि 1947? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर हम बात करें तो सन 1945 ईस्वी। और यहां पे ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न मैंने कहां से लिया हुआ है? विद्या की क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914, 1939 ईस्वी में कि 1919 ईस्वी में कि 1942 में? तो मेरे प्यारों जो प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वह सन 1914 ईस्वी में। मतलब ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपका हर साल पेपर में आता है। इस प्रश्न की अगर हम बात करें डबल स्टार बना लीजिए इस प्रश्न पे भी। और प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है कि भूमि एक, यहां पे आपको भरना है कि भूमि एक संसाधन है। मतलब भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है कि यहाँ पे सौर ऊर्जा से निर्मित है कि इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इंपॉर्टेंट क्या, इतना ज्यादा सिंपल है
कि उसको हर एक स्टूडेंट बता देगा। अब मैं उम्मीद भी करूंगा कि सारे के सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये बताना है। तो काली मिट्टी होती है कि नहीं, आप बताइए। काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है। बात करें ऑप्शन नंबर सी को लेकर, तो लेटराइट मिट्टी भी होती है। सीमेंट, क्या सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार है? जी नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न यह था कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी आप इंपॉर्टेंट लिखिए और इस पे भी आप डबल स्टार बना लीजिए। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 16 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है मेरे बच्चों। ठीक है, तो काली मिट्टी की अगर हम बात करें, झारखंड में पाई जाती है, कि गुजरात में पाई जाती है, कि बिहार में पाई जाती है, कि राजस्थान में पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि काली मिट्टी कहां पाई जाती है। और काली मिट्टी सबको मालूम है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसके खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। कभी कभी प्रश्न भी पूछ लेता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए काली मिट्टी। पाई कहां जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो पाई जाती है गुजरात में। कहां पाई जाती है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 17। कह रहा है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। ठीक है, मतलब पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। आपको भी मालूम है कि जो पर्वत पहाड़ होते हैं तो उस पे मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पानी यहाँ पे डायरेक्ट बहता हुआ चलाता है, तो मिट्टी भी इसके साथ कटती हुई नीचे चली आती है। तो पूछा है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है पवन, जल, की हिमनद, की पशुचारण? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमनद। तो जितने बच्चों ने बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है, क्या गहन खेती है, कि वनोन्मूलन है, कि यहाँ पे अधिक सिंचाई हुई, कि अति पशुचारण? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है प्रश्न कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण होता है वो होता है अधिक सिंचाई। क्या होता है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बताना आप लोगों को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? ये क्या है? नहीं है। इसको मैं यहां कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे दिख गया नहीं है। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, यह बताना है। ऑप्शन ए है आपका पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है आपका जल, ऑप्शन सी है जीवाश्म ईंधन, और ऑप्शन डी है वन। एक आप बात बताइए, देखिए पवन ऊर्जा भी जो है वो सीमित मात्रा में, जल भी सीमित मात्रा में होता है, वन की बात की भी करें तो सीमित मात्रा में। अगर हम बात करें ये जीवाश्म ईंधन, तो ये जो जीवाश्म ईंधन होता है वो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं होता है। बाकी पवन ऊर्जा, जल और वन, ये तीनों जो होता है नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको ये सारा चीज दिख रहा होगा ना? मैं थोड़ा सा साइड भी हो जाता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा स्क्रीन दिख पाए और आप क्वेश्चन को नोट कर पाए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं पीछे हट जा रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा ये जो बोर्ड है अच्छे से दिखे, इनके सारे प्रश्न दिखे, ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका ले पाए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको डबल स्टार बनाना है, डबल स्टार। जिस पे मैं डबल और ट्रिपल स्टार बना दे रहा हूं उसको तो आप कंफर्म ही समझिए। बाकी सारे के सारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहां पे है प्रश्न संख्या 20 कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। अभी हमने प्रश्न पूछा था कपास की खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए तो काली मिट्टी थी। अब ये पूछ दिया है चाय की खेती के लिए
कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कि पर्वतीय मिट्टी, कि यहाँ पे लेटराइट मिट्टी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या यहाँ पे 21। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है, आप समझ सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, कि यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में, कि उत्तराखंड में? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर हम बात करें कि पहाड़ कहां सबसे ज्यादा, इसमें से पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, कि हरियाणा में, कि उत्तराखंड में? तो सबसे ज्यादा पर्वत पहाड़ आप देखने को मिलेगा आपको कहां पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ही सीढ़ीदार खेती की जाती है ताकि पानी का बहाव डायरेक्ट ना आ पाए, रुक रुक कर आए, ताकि मिट्टी का कटाव कम हो। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किया होगा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 22। देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। बोला है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, और ऑप्शन ए है बागान, और ऑप्शन बी है चारागाह, और ऑप्शन सी है आपका भूमि, और ऑप्शन डी है आपका खनिज संसाधन। सोच समझकर आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वो हो जाएगा आपका खनिज संसाधन। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? मतलब पुनः चक्रीय है। ठीक है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी पशुधन। तो पुनः चक्रीय का मतलब क्या होता है कि कोई अगर ऐसा है संसाधन जिसको हम बना हुआ है उसको पुनः व्यवस्थित करके दूसरे रूप में परिवर्तित कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए वाला देख के आपको मिल रहा होगा लोहा। लोहा से अगर कोई वस्तु अगर हम बना देते हैं तो उसको पिघलाकर दूसरे आकार में कोई दूसरे वस्तु को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही बोला कि पुनः चक्रीय कौन सा संसाधन है? यहाँ पे वो लोहा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? आपको बताना है कि संभावी संसाधन कौन है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। पहले आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, दिख रहा है आप लोगों को? तो संभावी संसाधन पूछा है यहाँ पे ना। तो संभावित संसाधन ऑप्शन ए आपका कोयला, ऑप्शन बी आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन सी आपका पवन ऊर्जा, और ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों का बक्साइड। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो इसका हो जाएगा संभावित संसाधन ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 कि चिपको आंदोलन संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये प्रश्न आता है, सच बताऊं तो इस पे आपको डबल स्टार बनाना है। डबल स्टार बना के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? ऑप्शन पहला है मृदा संरक्षण से, ऑप्शन बी आपका वन संरक्षण से, ऑप्शन सी है यहाँ पे जल संरक्षण से, और ऑप्शन डी है वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन चलाया गया था किसके लिए? जब वनों की कटाई हो रही थी, जब वन ज्यादा कट रहे थे तो उस समय आंदोलन जब चला था चिपको आंदोलन, तो लोग क्या थे, वनों को पकड़कर उसकी रक्षा करते थे कि ताकि कोई किसी पेड़ को काट ना पाए। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वन संरक्षण से। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 25 हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 26। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पे है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल स्टार बना के चलिए, इसको भी आपको डबल स्टार बना के चलना है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, और ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कहां पर?
पश्चिम बंगाल में। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। आप ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 20 नंबर बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। मात्र 50 प्रश्न आपको तैयार करना है। कोई लड़का अगर क्लास 10th में है तो उसके पास इस वीडियो को भेज दीजिए ताकि उसका 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो पाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। पूरा वर्ल्ड की बात किया है कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए मासिनराम, ऑप्शन बी चेन्नई और ऑप्शन सी व्लादिवोस्टॉक और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। मेरे प्यार जो बहुत प्यारा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सारे बच्चों से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे देंगे। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? मासिनराम में। कहां पे? मासिनराम। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं थोड़ा और साइड हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख पाए और इसको आप नोट कर पाए। आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतना वक्त में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, कि गुजरात में, कि उत्तराखंड में, कि यहां पे मध्य प्रदेश में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारों चीज इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का उत्तराखंड। जितने बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। सलाल बांध किस नदी पर बनी है? यह प्रश्न की अगर हम बात करें इस पे ट्रिपल स्टार लगाइए। ट्रिपल स्टार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिनाब और ऑप्शन सी सतलुज और ऑप्शन डी कृष्णा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सलाल बांध बना है वो चिनाब नदी पर बना है। कहां पर? चिनाब नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। देखिए यह प्रश्न संख्या 30 और प्रश्न संख्या 30 जो है इंपोर्टेंट है। 5 सालों से लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, डायरेक्ट डिट्टो यही प्रश्न दे रहा है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल आपको बताना है। ठीक है, जो कि आपको मालूम है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल चावल, मोटे अनाज, कपास और यहां पे दिया है चना, काला चना। तो एक बात तो आपको कंफर्म है कि चावल, मोटे अनाज, कपास ये तो सब किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। लेकिन यहां पूछा क्या? रबी की फसल। तो रबी की फसल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चना। चना में भी कौन सा? काला चना। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? मतलब फलीदार फसल आपको बताना है। दालें, मोटे अनाज, कि यहां पे ज्वार, तिल, कि यहां पे तिल। तो यहां पे प्रश्न यह है कि फलीदार फसल पूछा है, तो फलीदार फसल के अंतर्गत क्या जाते हैं? दालें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। देखिए प्रश्न संख्या 32 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। यह प्रश्न तो बहुत लॉजिकल है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बहुत ही ज्यादा यह प्रश्न सिंपल है। जब रेशे की बात कर दिया है तो आप बताइए जूट, की कॉफी, रबर, कि यहाँ पे जौ। तो आप बताइए कि किसमें रेशा होता है। ठीक है, और रेशेदार फसल पूछा है। तो रेशेदार फसल कौन सी इन चारों ऑप्शनों में से? तो वह आपके जूट। क्या है? जूट। ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 33। प्रश्न संख्या 33 है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न संख्या 33। रोपड़ फसल के पूछा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। रोपड़ फसल आपको बताना है। गेहूं, चना, गन्ना, कि मूंगफली। तो रोपड़ फसल के अंतर्गत कौन सा आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वो आ जाता है आपका सी वाला ऑप्शन, चना, अरे सॉरी गन्ना। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, गन्ना। गन्ना जो है वो रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 33 तक मैंने समाप्त कर दिया। आगे प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 पे ट्रिपल स्टार बनाइए। प्रश्न संख्या 34 पे आपको ट्रिपल स्टार बनाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि झरिया प्रसिद्ध है। झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है?
लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, कि तांबा के लिए, कि बॉक्साइट के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न संख्या 35 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, पहले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है यहाँ पे पेट्रोलियम, और ऑप्शन सी है यहाँ पे सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों का प्राकृतिक गैस। दिख रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आप लोगों का सौर ऊर्जा। दिख रहा है ना आप लोगों को? अब तो दिख रहा होगा पूरा, क्योंकि मैं पूरा साइड में हो गया हूं। सौर ऊर्जा दिख गया? चलिए, तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 35 हो गया, 36 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या यहां पे 36 मतलब 36 कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? तो वो हो जाएगा आप लोगों का तमिलनाडु में। तो जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 36 हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 37, और इस पे आपको कौन सा स्टार लगाना है? अरे इस पे तो 20 स्टार लगा दीजिए तो फिर भी कम है। इस पे 20 स्टार लगाते चल जाइए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न को मैंने कहां से उठाया है? वही आपके क्वेश्चन बैंक। किस क्वेश्चन बैंक से? विद्या के क्वेश्चन बैंक से। तो मैं प्रेफर करूंगा कि विद्या के क्वेश्चन बैंक को आप प्रेफर कर सकते हो, ले सकते हो। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो लगातार कई वर्षों से पूछे जाते हैं, वही प्रश्न उसमें दिया रहता है। फिर मैं बताना चाहूंगा, आप मार्केट में चले जाइए, किसी बुक स्टॉल पे चल जाइए, ये दिखा दीजिए उनको कि विद्या का क्वेश्चन बैंक चाहिए 2027 का नया वाला, तो यही आपको मिलेगा। और इसमें जितने प्रश्न रहेंगे सारे प्रश्नों को आपको याद कर लीजिए, आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हाँ, प्रश्न क्या है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए तेल शोधक कारखानों पेट्रोलियम के लिए, कि फिल्मी सिटी के लिए, कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारों जो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है वह आपके तेल शोधक कारखानों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 को भी ध्यान से पढ़ना है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो गैर परंपरागत स्रोत है यह पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, कि यहां पे आपको दिया है पवन ऊर्जा, कि यहां पे आपका ज्वारीय ऊर्जा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर हम बात करें कि गैर परंपरागत स्रोत पूछा है, इसमें बच्चे कहां कंफ्यूज होंगे ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। एग्जामिनर इतना सटीक क्वेश्चन दिया है कि गैर परंपरागत स्रोत की अगर हम बात करें तो वो आपका ज्वारीय ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, और पवन ऊर्जा भी है। ये तीनों के तीनों गैर परंपरागत स्रोत हैं। अब कोयला जो है वह आपका होता है परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत होता है कोयला। लेकिन यहां पे हमसे क्या पूछा है कि गैर परंपरागत स्रोत हैं, तो ये तो तीनों के तीनों हैं, लेकिन सबसे जो सर्वाधिक आंसर माना जाता है वो माना जाता है किसको? सौर ऊर्जा को। किसको? सौर ऊर्जा को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ये प्रश्न आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको गैर परंपरागत स्रोत पूछे, अब ये तीनों ऑप्शन दे दे, तो कौन सा ऑप्शन सही करके आओगे आप करके आओगे सौर ऊर्जा को। नहीं तो यह प्रश्न ऐसे रहता कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है, सिर्फ परंपरागत स्रोत पूछता तो हम कोयला मार देते हैं। लेकिन यहां पे
गैर परंपरागत पूछा है, जो कि तीनों है, लेकिन मुझे कौन सा ऑप्शन सही करके आना है, सौर ऊर्जा वाला। इतना डिटेल में बता दिया मैं। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है, तांबा से, बॉक्साइट से, सोना से कि कोयला से। तो मेरे प्यारो बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट का भी संबंध किससे है, कोयला से है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 39 हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। कह रहा है कि कोरबा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कि कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए कि बॉक्साइट के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका मैं ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को, कभी नहीं भूलेंगे इसको। जैसे बोला है कि कोरबा प्रसिद्ध है, तो को से कोरबा और को से कोयला, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। तो जब भी आपको कोरबा पूछे कि कोरबा प्रसिद्ध है, तो को से कोयला, कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटा छोटा ट्रिक बनाकर आप क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 41 बोला है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुसंख्यक वर्ग है। दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, अब नोट कर लीजिए। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तमिल, यहां पे ईसाई, सिंधली, मुस्लिम। तो बहुसंख्यक वर्ग पूछा है श्रीलंका में, तो वह आपका सिंधली, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। यह प्रश्न तो सारे बच्चों को आना चाहिए कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, किसमें, 8वीं अनुसूची में बताना है कि कुल कितनी भाषाएं हैं, 20, 22 कि 24 या 26। तो टोटल कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो टोटल है 22, 22। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुआ था कब, 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत में पंचायती राज की स्थापना जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो सन 1992 में हुआ था। 43 का सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कौन सा था, 43। आगे बढ़ेंगे 44 की तरफ। चलिए अगला है 44 प्रश्न, कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। सबको मालूम होना चाहिए कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, 27, 28, इधर 30 दिया हुआ है, इधर 29। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो टोटल है आपके 28। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपका 45। यह है आपका कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितना है, 9, 7, यहां पे 10 और यहां पे दिया है 8। तो वर्तमान में आपको बताना है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या इस समय कितनी है। तो इस समय है आपके 8। कितने हैं, 8। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने डी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, 28। कोई पूछे केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, 8। तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। कह रहा है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। तो यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शन आपके पास है, देखिए। पहला है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। बी वाला है स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। ऑप्शन सी है कि बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका।
बहुत प्यारा प्रश्न है, नोट कर लेना और इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और इस बार भी देखने को मिलेगा 2027 बोर्ड में। तो मैंने आपको फिर से दोहरा देता हूं कि अगर 20 में 20 नंबर चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मात्र यह वीडियो आपको 20 में 20 नंबर लाकर दे देगा। कितना टोटल प्रश्न बताऊंगा? 50, जो कि हम यहाँ 46 तक बता चुके हैं। 4 प्रश्न और है, देख लीजिए। और एक बात और, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कहां पर? प्ले स्टोर पे चले जाइए और टॉपर वाले, यहां दिख रहा होगा टॉपर वाले, यही लोगो दिखेगा और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर्ड कर लेना अपने मोबाइल नंबर से और वहां पे जाके पीडीएफ में दिखेगा, लिखा होगा फ्री पीडीएफ। जब उस पर क्लिक कीजिएगा, ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। हालांकि मिल जाना चाहिए। जैसे टॉपर वाले लिखोगे ना, आप प्ले स्टोर में जैसे टॉपर वाले लिखोगे, ये तुरंत लोगो दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर्ड कर लेना अपने मोबाइल नंबर से। यहां तक क्लियर हो गया? 46, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे 47, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और 1885 में कि 1920 में, यहां पे दिया है 1945 में और यहां दिया है 1880 में। नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था किस वर्ष में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। और यह प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा है सन 1885 ईस्वी में। दिख रहा है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं उसको लिख लो, नोट कर लो कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे है अगला प्रश्न, देख लीजिए कि पूछा है यहाँ पे प्रश्न संख्या 48, जो कि छोटा बच्चा भी इसका जवाब दे देगा कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मतलब आप भारत में रह रहे हो और आपकी एज कितनी होनी चाहिए कि आप मत दे सकते हो, वोट दे सकते हो? और 21 वर्ष, 20 वर्ष, यहाँ पे 25 वर्ष कि 18 वर्ष? ये तो बहुत सिंपल है। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि भारत के अगर निवासी हैं और आपकी एज 18 वर्ष है तो बिल्कुल आप मत दे सकते हैं, आपको मत देने का अधिकार हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, बताना है, कारण दिया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी क्यों मानी जाती है। ऑप्शन ए, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा है कि व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है ताकि व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिल पाए और वो भी सर उठाकर जी पाए। तो ये दूसरा वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे नागरिकों को समानता को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा मिलता है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला ही प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 50वां प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहां पर? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में। तो अब 4 ऑप्शन में पाकिस्तान दिख ही गया, तो उसी को न मारोगे। अब प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? और यहाँ पे प्राथमिकता तानाशाही को नहीं दी जाती है, बाकी श्रीलंका में, भारत में, नेपाल में दी जाती है। क्लियर है? तो यह था मेरे प्यारे बच्चों 50 प्रश्न मैंने टोटल आप लोगों को बता दिया। अगर यह 50 प्रश्न तैयार है तो समझ लीजिए कि 20 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करके चले आओगे। और इसका पीडीएफ, इतना ही रंगीन पीडीएफ निकालना चाहते हो तो मेरे कहां मिलेगा? एप्लीकेशन पे, जो कि टॉपर वाले के नाम से मैंने खोला हुआ है। टॉपर वाले मेरे प्यारे बच्चों, यहां ऐसे आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पे, टॉपर वाले जैसे सर्च करोगे लोगो दिखेगा, कौन सा? यह वाला, ये जो लोगो दिख रहा है ना, यह लोगो दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस लोगो पे आपको क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है और अपने फोन नंबर से रजिस्टर कर लेना है। और लिखा होगा एक ऑप्शन है फ्री पीडीएफ,
फ्री पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आगे जितने भी क्लासेस की पीडीएफ रहेंगे सब कुछ मिलने वाला है। वहां पे बहुत सारा सुविधा हमने दिया हुआ है। यहाँ पे मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, इंपोर्टेंट नोट्स हर एक सब्जेक्ट के सब कुछ मिल रहे हैं, जाकर वहां से आप ले सकते हो। तो मेरे प्यार बच्चों, वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट कर। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से जरूर कमेंट एक प्यारा से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।